हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं यूपीएससी सीएपीएफ 2020 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 85 हासिल करने वाले वैश्विक नायर जी। मैं स्वागत करती हूँ वैश्विक आपका स्टडी आईक्यू पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाने के लिए। वैश्विक, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप इस प्रिपरेशन में सीएपीएफ के लिए स्पेसिफिकली आप 2 साल से हैं और ये दूसरा अटेम्प्ट था और फाइनली जो आप चाहते थे असिस्टेंट कमांडेंट, वो आपको यू हैव फुलफिल्ड दिस ड्रीम, दिस एस्पिरेशन। सो हाउ डू यू फील? सबसे पहले बहुत रिलीफ मिला कि फाइनली हो गया सिलेक्शन, क्योंकि 3-4 साल से इसका प्रिपरेशन चल रहा था। मैं स्पेसिफिकली ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, बट एग्जाम्स का प्रिपरेशन चल रहा था 4 साल से, क्योंकि मैंने प्राइवेट जॉब क्विट कर दिया था। प्लेसमेंट मिला था मुझे, बट इंटेंशन था कि गवर्नमेंट सर्विस करना है और देश की सेवा करना है, तो यूनिफॉर्म से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं था। तो इनिशियली प्लान था कि आईपीएस के लिए ट्राई करना है, और ऐसे बैकअप प्लान मैंने सीएपीएफ भी साथ में देने लगा आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन सीएस। वैश्विक, आपने अभी बताया कि आप एक जॉब कर रहे, आपने जॉब ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था क्योंकि आपको सर्विसेज में आना था, स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्विस में। तो थोड़ा सा इस जर्नी के बारे में बताएं। मैम, मैं 2017 में पास आउट हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर। तो 4th ईयर में लाइक 7th सेमेस्टर में मुझे प्लेसमेंट मिल गया था, बट बाय 8th सेमेस्टर मैंने डिसाइड किया कि सर्विसेज में जाना है, और यूनिफॉर्म शुरू से पैशन रहा है, तो आईपीएस में जाना है ऐसे मैंने प्लान कर लिया था। तो मैंने ऑफर डिक्लाइन किया और मैं तब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। वैश्विक, आपने जैसे बताया कि ऑफर डिक्लाइन कर दिया था और 4 साल से, तकरीबन 4 साल से इस प्रिपरेशन में, पहले आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे थे और फिर सीएपीएफ। किस तरीके से सस्टेन किया अपने आप को इस पूरी जर्नी में? सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा है फैमिली का। फैमिली ने लगातार सपोर्ट किया है, और उन्होंने हमेशा शुरू से बोला है, तुम्हारा जॉब हमें कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हें इच्छा है तो तुम करो जॉब, नहीं भी करोगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं इसको ऐसे जॉब की तरह नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये जॉब के लिए कभी ट्राई ही नहीं किया है, सर्विस के लिए ट्राई किया है। वैश्विक, जब 4 साल से आप किसी प्रिपरेशन में हो तो बहुत उतार चढ़ाव आती हैं, तो जो डाउन्स हैं उनको कैसे मैनेज किया? और कई बार ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं कि आप एक बहुत अच्छा जॉब ऑफर छोड़ के आए थे और आप इतने टाइम से सर्विसेज में हैं, तो इस फैक्टर को कैसे अपने आप से दूर रखा और सिर्फ इस पे फोकस किया कि आपको सर्विस में आना है? जब फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाता था, तो मैं हमेशा मेरे पापा को बोलता था, पापा आप ही ने ऐसे फालतू सपने दिखा दिए हमें, ये तो कुछ हो नहीं रहा है। और पापा बोलते थे, जब तक ये नहीं हुआ तो पापा बोलते थे, मुझे भी प्रेशर हो गया था कि मैंने कहा इसको धक्का दे दिया, तो थोड़ा चढ़ा दिया और वो चला गया। लेकिन शुरू से ये था कि फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया है, मम्मी ने, पापा ने और मेरी सिस्टर वर्किंग है, हमारे कॉलेज से पास आउट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू फिक्र मत कर, जब तक मैं काम कर रही हूँ मैं तुझे खाना खिलाऊंगी, तू खाने के टेंशन मत ले, लाइफ का टेंशन मत ले, तू पढ़ बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो सभी ने ऐसे ही सपोर्ट किया है। वैश्विक, इस पॉइंट को मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहती थी और दर्शकों तक पहुंचाना चाहती थी कि हम डेस्टिनेशन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो जर्नी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है और उस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ये आप पर मैटर करता है, आप पर निर्भर है कि आप उन डाउन्स को कैसे लेते हैं और उससे क्या आपका और आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां जाना है वो मंजिल बहुत खूबसूरत है। रास्ते में थोड़ी बहुत रुकावटें तो आएंगी। बिल्कुल मैम, इसमें एक और ट्विस्ट था मेरे जर्नी में कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सीएपीएफ में, और मेरा एज लिमिट एलिजिबल था मैं 21 लिखने के लिए। तो मैंने 21 का भी लिखा था एग्जाम, और मैंने रिटर्न क्लियर किया था। तो रिटर्न क्लियर करने के बाद इसका इंटरव्यू और 21 का फिजिकल दोनों पैरेलल ही हुआ। तो जब पैरेलल ही हुआ तो मैं इसका इंटरव्यू दे के आया। 6 दिसंबर को मैंने इंटरव्यू दिया 2020 वाला एग्जाम का, और रिजल्ट 4 जनवरी को आया। उसके बीच में फिजिकल का कॉल आ गया था, 23 दिसंबर को फिजिकल का कॉल था। और मैंने इस बार यूपीएससी मेंस में भी बैठना था, तो मेरा फिजिकल ज्यादा क्लियर नहीं, मतलब प्रिपेयर नहीं किया था मैंने।
तो मैं फिजिकल में फेल हो गया 21 के। तो उस टाइम पे मेरे सिस्टर ने मुझे कॉल करके बोला, तू टेंशन मत ले, तेरा हो जाएगा अगले में, और तू अभी जो रो रहा है ना, तुझे आके मैं एक लंबा सा थप्पड़ मारूंगी जब तेरा हो जाएगा, फालतू नौकरी हाथ में रख के रो रहा है तू, ऐसे बोला उसने। और ये ट्विस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, आपने जैसे कहा ये ट्विस्ट था। और वैसे ये ट्विस्ट में एक और था मैम कि मैं जस्ट ये मेंस लिखने के लिए ट्रिवांड्रम जा रहा था, और ऑटो रिक्शा का वेट कर रहा था, तभी मुझे रिजल्ट आया कि हो गया मेरा। मैं पूरा उतना ज्यादा प्रेशर में था कि बता नहीं सकता मैं आपको। वैश्विक, आपने जैसे बताया कि जब आप मेंस लिखने जा रहे थे तभी आपका सीपीएफ का रिजल्ट आया, 2020 का आपका हो गया। क्या वो मैं मोमेंट अगर आप बयां कर सकें, डेफिनेटली वो शब्दों में आप बयां नहीं कर सकते हैं कितना लकी होगा, कितना स्पेशल होगा, बट स्टिल क्योंकि एक तरफ एंजाइटी भी थी कि मेंस लिखने जाना है, दूसरी तरफ प्रेशर था कि सीपीएफ का रिजल्ट आना है, तो अगर आप वो बता सके। लाइक 21 का जब फिजिकल नहीं हुआ तो मेरा अटेम्प्ट पूरा सीएपीएफ में खत्म हो चुका था, तो और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और मैं पूरे प्रेशर में था। और मेंस का प्रेशर अलग ही होता है, तो मेंस का प्रेशर भी था। और मुझे ट्रिवांड्रम जाना था, जस्ट मैं हैदराबाद से आया था फिजिकल में फेल होके। और उसके बाद मैं ऑटो का वेट कर रहा था, तो ऑटो वाला भी लेट कर रहा था, तो मुझे डर लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी। और उसी में मुझे नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है, और मैं स्क्रॉल डाउन करते टाइम में मेरा ऐसे हार्ट बीट बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा 85 रैंक है, तो मैं ऐसे ऊपर से स्क्रॉल डाउन करते जा रहा था। मुझे लगा जनरल कैटेगरी है तो सीट्स कम है, तो 60-65 के बाद तो मुझे लगा कि अब नहीं होगा कोई जनरल कैटेगरी का, तो मैं आधा रोने लग गया था। फिर एकदम से मुझे मेरा नाम दिखा, तो लाइक मेरे फादर थे साइड में, तो मैंने उनको गले लगाया। मैं भूल नहीं सकता वो। बहुत ही स्पेशल मोमेंट, और थैंक यू मेरे साथ शेयर करने के लिए। कभी भूल नहीं सकते मैम ऐसे मोमेंट्स। वैश्विक, ये तो बात हो गई जर्नी की, अब थोड़ा सा एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। आपने पेपर 2 में वन ऑफ द हाईएस्ट सिक्योर किया है, तो मैं पेपर 2 पे ही डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी। स्ट्रैटेजी। स्ट्रेटेजी, स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पेपर 2 के लिए नहीं थी मेरे पास, शायद वो गलत भी है। मैं इंग्लिश में बेटर था, मेरे फादर खुद इंग्लिश टीचर थे अपने टाइम पे, और उसके बाद उनको एक्सपर्टीज थी, तो उनके लेटर्स मैं पढ़ता था, तो मेरी इंग्लिश बेटर थी। और स्कूल टाइम में भी मैंने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई की है, तो जो लास्ट के 20 मार्क्स थे वो मुझे कभी ऐसे डिफिकल्ट लगे नहीं ग्रामर के। और इन 20 मार्क्स के बेसिस पे अगर आप राइटिंग स्किल भी डेवलप करना चाहें तो इजीली डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ग्रामर परफेक्ट है, तो आप ऐसे लिखोगे तो उसमें ग्रामर मिस्टेक होंगे नहीं। तो कुछ लोगों का ग्रामर में प्रॉब्लम होता है, तो उसे सिर्फ 20 मार्क्स का ग्रामर के रूप में नहीं देखना चाहिए। उसे आप अपने ऐसे आर्गुमेंट, हर जगह पे ग्रामर लगता है, तो आपको स्कूल लेवल की ग्रामर अगर नहीं आती है तो आपको वर्क करना चाहिए उसमें। क्योंकि मुझे आती थी तो मैं वर्क नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। और ऐसे के लिए मैंने हमेशा एक बात ध्यान रखी कि सिर्फ 300 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, 4 ऐसे ही लिखने हैं। तो स्पेसिफिकली स्पीकिंग, आप टॉपिक एक बार सेलेक्ट कर लीजिए, चारों टॉपिक, उसके बाद एक एक टॉपिक को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके लिखिए, डायरेक्टली मत लिखिए अपने मेन कॉपी में। कभी कभी हम एग्जाम प्रेशर में डायरेक्टली लिख देते हैं, फिर बाद में काटना चाहते हैं, टाइम नहीं होता है, सब प्रॉब्लम होता है। तो रफ वर्क में आप पहले पॉइंट्स लगा लीजिए, उसके बाद उसके साथ इंट्रो और कंक्लूजन कॉम्बिनेशन में लेके लिखिए, तो बेटर ऑप्शन मिलेगा। और आर्गुमेंट राइटिंग में चूंकि मेरे डिबेटिंग स्किल्स भी अच्छे थे, तो आर्गुमेंट राइटिंग में मैं सिर्फ पॉइंट्स में लिखता था, जैसे फॉर अगेंस्ट, फॉर के 4 या 5 पॉइंट, और अगेंस्ट में उन्हीं 4 या 5 पॉइंट को मैं काउंटर करता था। एज इफ पढ़ने से आपको लगेगा कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। और छोटा सा बैलेंस्ड कंक्लूजन टाइम हो तो लिखिए, मैंने लिखा था। और प्रीसी राइटिंग में कभी कभी क्या है कि वो कॉलम्स में लिखा होता है, तो नॉर्मली कैंडिडेट्स डर जाते हैं, ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश ही लिखना है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि आपको एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स में एक ही वर्ड लिखिए, आप ज्यादा वर्ड मत लिखिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रामर को भूल के लिखिए,
ग्रामर साथ में रखिए, सेंटेंस साथ में रखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन नॉर्मली जैसा होता है वैसे ही करना है। और पैसेज तो नॉर्मली सभी लिख लेते हैं। ध्यान ये देना है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ ना दें, पैसेज, प्रेसेज। और एसे को आप 1.5 से 2 घंटा तक भी दे सकते हैं, अगर आपके बाकी पार्ट्स स्ट्रॉन्ग है। ग्रामर के लिए तो काफ़ी कम टाइम में आप तुरंत-तुरंत लिख सकते हो। अ, तो मेन क्रक्स इसका ऐसे में है कि आप 80 मार्क्स में से कितना ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ग्रामर की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। वाइशाख, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से पैटर्न होता है, बट मैं समझना चाहती हूँ कि जब पेपर 2 होता है, तो कैसे समय को अपना बाँटना है एग्ज़ामिनेशन के दिन? चाहे वो एस्से में हो गया, आर्गुमेंट्स में हो गए, प्रेसे में हो गए। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पेपर 1 होने के बाद जो टाइम मिलता है, आप उसमें पेपर 1 का डिस्कशन ना करें। नॉर्मली सब कट ऑफ सब कुछ पेपर 1 पे डिपेंडेंट करता है, तो सभी उस पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं। तो आप फ्रेश माइंड से जाइए पेपर 2 लिखने के लिए। क्रिएटिविटी है पेपर 2 में, तो फ्रेश माइंड की ज़रूरत है उसके लिए। पेपर 1 को साइड रखें, पेपर 1 पे डिस्कशन ना करें। सेकंड पार्ट है, मैंने एक छोटा-सा नोटबुक रखा था। इवन दो मैंने बोला कि मैंने ग्रामर ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, थोड़ा बहुत मैंने भी प्रिपेयर किया था, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स हैं, उसको थोड़ा-सा देख लिया था वो ब्रेक टाइम में। और अटेम्प्ट करते टाइम टारगेट ये होना चाहिए कि 1 एंड हाफ या 1 आवर 45 मिनट्स में आप एसे को कंप्लीट करें। 4 एसे 300 वर्ड्स के 1 एंड हाफ टू 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर आप एसे को कंप्लीट करें, एंड बाकी रेस्ट आप आराम से कर सकते हैं। या एक और स्ट्रेटेजी ये है कि आप पीछे के जो ग्रामर के 20 क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, कॉन्फिडेंट है, पहले उसको अटेम्प्ट कर दीजिए, फ्लो आ जाएगा, फिर आप ऐसे लिखिए, जैसे भी चाहे। लाइक मेरा कभी-कभी फास्ट राइटिंग स्टार्ट नहीं होता है और ऐसे तुरंत अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है, तो मैं पीछे से अटेम्प्ट कर लेता था। वैश्विक, मैं थोड़ा-सा एस्से पे और बात करना चाहूँगी। जब एस्से आ रहा है तो कैसे टॉपिक चूज़ करना है? कैसे ड्राफ्ट करना है एस्से को? पॉइंट्स कैसे बनाना है? अगर आप उस पे थोड़ा-सा बता सकें। मैम सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक चूज़ करते टाइम आप वही टॉपिक चूज़ कीजिए जो आपको अच्छे से जिससे पकड़ है आपकी। अ, ज़बरदस्ती डिफ़िकल्ट टॉपिक चूज़ करके एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एस्से के हर एक वर्ड को समझ लें। तभी आपको समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में बात करना है। उसके बाद एस्से को बैलेंस्ड रखें, कोई भी व्यू पॉइंट को ज़्यादा एम्फसिस ना दें, ज़्यादा जोर दे के समझाने की कोशिश ना करें। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ही लिखना है, और ब्रेनस्टॉर्मिंग का ये मतलब है कि आपके कितने सारे थीसिस पॉइंट्स हैं, यानी आपके आर्गुमेंट्स कितने हैं। एक-एक लाइन में आप पेन उठा के लिखिए, और एक पॉइंट आप पेन से लिखेंगे तो दूसरा पॉइंट आएगा, इसलिए पेन उठा के लिखना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। माइंड में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से वो पॉइंट्स जनरेट करना मुश्किल होता है। और जैसे-जैसे आप लिखते जाएँगे, हो सकता है आपको और भी पॉइंट्स मिले, आपके माइंड में क्रिएट हो, तो आप ऑर्डर को सिंक में रखते हुए उसको जोड़िए, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। और एक बार एक टॉपिक आपने लिख के छोड़ दिया है, फिर आप उसके बारे में ना सोचें। क्योंकि हो सकता है आपको और भी बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे पॉइंट्स आपको याद आए, लेकिन अब वो हो चुका है, काट के दोबारा लिखने का वगैरह टाइम नहीं होता है। तो आप उसको छोड़ दीजिए और अगले पे बढ़ जाइए। वैश्विक, और एस्से को कैसे थोड़ा-सा डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अगर आप इस पे भी थोड़ा बात कर सकें। कोड्स यूज़ करना है और क्या अलग-अलग कलर्स की पेन भी यूज़ कर सकते हैं? मैम मैंने तो नॉर्मली लोग पायलट पेन यूज़ करते हैं, और 21 के अटेम्प्ट में मैंने भी पायलट पेन यूज़ किया था। लाइक आखिरी अटेम्प्ट था, तो मैंने सोचा कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो पायलट पेन भी यूज़ कर लिया था। अ, लेकिन 2020 के अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ नॉर्मल टेक्नोटिक पेन से ही लिखा था, जो पेपर 1 के मार्किंग के लिए मैं लेके गया था। और कोड्स थोड़े बहुत रट के रखे थे। लेकिन कोड्स का प्रॉब्लम ये होता है कि आप कभी-कभी कोड्स रट लेते हैं तो मिसफिट कर देते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा होता है कि कोड्स रटे हैं तो लिखना ही लिखना है बोल के जिद पकड़ लेते हैं कभी-कभी। तो टॉपिक से चिपकता नहीं है कोड, फिर भी वो लगा देते हैं, और फिर वर्ड्स बर्बाद करते हैं उसको उसके साथ जोड़ने में। ऐसी सब प्रॉब्लम्स ना करें तो अच्छा है। कोड जितने आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, रट लीजिए, और लिख दीजिए, अगर टॉपिक मिलता है तो।
नहीं तो आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वैश्विक किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? कि मैंने पेड कोर्सेज सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन विपिन गोयल सर के एमसीक्यू सीरीज मैं रेगुलर फॉलो करता था। और सर मुझे जानते नहीं होंगे, मैं सर को आपके थ्रू थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ही मुझे सिखाया कि एक एमसीक्यू से आप कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं और एमसीक्यू के थ्रू आप कैसे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा सर का कोर्स। मतलब सर के सारे यूट्यूब लेक्चर्स मैंने देखे हैं लगभग, और सर को बहुत-बहुत थैंक्स मेरे तरफ से। वाइशक, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन पाया, एंड इफ विपिन सर इज लिसनिंग टू यू, सो यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू। हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को? मैम, जैसे पेपर 2 और इंटरव्यू गेम चेंजर है। पेपर 1 के लिए आपको काफ़ी नॉलेज चाहिए। नॉर्मल लेस नॉलेज वाले लोग भी अगर एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो वो पेपर 2 और इंटरव्यू के थ्रू है। तो आप पेपर 2 और इंटरव्यू में जो एम्फेसिस है, वो हमेशा रखिए, और जिसके पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि पेपर 2 में भी अच्छे आएँ, अदरवाइज़ कॉम्पिटिशन इतना टफ है कि आपका नाम कट सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस के साथ इस सेशन को एंड करते हैं, और बहुत-बहुत धन्यवाद वैशक हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। धन्यवाद। द एंटायर टीम विशेस यू गुड हेल्थ, गुड लक।